तोड़ दिया। देखिए, ये तो हमेशा पिछले चुनाव में देख चुके हैं हम लोग, और जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया, जी दिलचस्प बात यह है कि जिस वोट चोरी का अभी उन्होंने एक अपना जो बम फोड़ा था जी राहुल गांधी जी ने, वो कितना खुश हो गया। वो ब्राज़ील की महिला, उसने कहा भाई मैं तो 20 साल से कभी गई नहीं। जबकि आज सुबह भी मैंने हमारे चैनल पर दूसरी जगह भी देखा, जब वो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की, देखिए ब्राज़ील की महिला ने आके वोट डाल दिया। वो बेचारी हेयर ड्रेसर हैं, और वो भारत का छोड़िए, उन्होंने कोई उनका कोई फ़ोटो कहीं पड़ा हुआ था, उन्होंने डाल दिया, और यहाँ पर कह दिया गया। यदि वोटर लिस्ट में कुछ गलत नाम हो सकते हैं तो उन्होंने वोट नहीं डाला ना। नाम यदि कहीं किसी का लिखा है, ये वो टेक्निकल गलती भी हो सकती है या वहाँ के किसी असावधानी। इस तरह से वोट चोरी के आरोप जब लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं था हरियाणा में बिल्कुल वर्षों से। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने जो बाहर को जब समझ में आ गया कि हाँ हारे ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे? क्योंकि वो तो एक एक बूथ को जानते थे, उन्होंने अपने वोट लोगों को बूथ पर रखा। यदि चोरी होनी थी तो बूथ पर ही, वहीं पर पता चल जाता साहब ये गलत आदमी वोट डाल रहा है। देखिए हरियाणा या छोटी जगह पर सर, अभी तो देखिए रुझान आ रहे हैं, लेकिन सुबह से ही अगर हम बात आरजेडी की करें, तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि देखिए सरकार तो हम ही बनाएंगे, अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो तो इसे किस तरीके से समझा जाए? यानी कि आप पहले से ही तमाम तरीके से माहौल बना रहे हैं कि देखिए भैया हम जीत गए तो अब तमाम चीजें सही थी, नहीं जीते तो वोट में गड़बड़ी हुई है। और देखिए कितना निश्चिंत हैं वो, चले गए कहाँ पर घूमने के लिए, मस्कट। प्रियंका गांधी चली गई अमेरिका। अब वो कह रहे भूटान प्रधानमंत्री तो कहीं भी रह करके काम कर रहे थे। वही उनको तो कोई जनता के बीच जाना ना, अपने यदि पार्टी जीत रही है या हार रही है, उनके साथ सहानुभूति के साथ राहुल जी का रहना एक अलग बात है। आप प्रतिपक्ष में भी रहें, आपको मैदान में रहना होगा ना। आप एक चुनाव एक काम कर दिए, पार्लियामेंट सेशन अटेंड करिए, अगले दिन उड़ जाइए। तो लोगों से मिलने के लिए आपको यदि सहानुभूति देना है या उनको शाबाशी देना है, दोनों के लिए राहुल गांधी नहीं रहते। और कहेंगे तुलना करेंगे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री 24 घंटे प्लेन में भी अपना काम कर सकते हैं, वो जाकर के थोड़ी रामलीला मैदान में खड़े होते हैं। राहुल गांधी के लिए या प्रतिपक्ष के लिए यदि इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर गई थी तो ये सोचते दलित वोट हमको मिल जाएगा। आप एक दिन जाएंगे, उसके बाद जैसे अपना ट्रेवल करने के लिए रिपोर्टर हमारे सब जगह घूमते हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे हम और आप जाते हैं तो? इसलिए ये जो एक आउटिंग होती है टूरिज्म, इंटरव्यू किसको राहुल गांधी देते हैं? जो कभी आपको हमारे किसी चैनल को दिया अर्नब गोस्वामी के बाद, किसी को नहीं देते। वो केवल टूरिस्ट करने वाली जो वीडियो बनाती हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए। अब वो टूरिज्म के लिए करेंगे तो नेचुरली उससे आधार पर वोट नहीं मिलेगा ना। जो ट्रेवल एजेंट है कल वही से हवाई जहाज थोड़ी चलाने लगेगा, तो वो तो ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं। और पार्टी के वर्कर्स से न मिलना है न जुलना है, केवल बड़े बड़े अपने एक उनके ऐसे लोग हैं, जयराम रमेश, आज तक कोई चुनाव लड़े पंचायत का भी, अब वो नेता है, वो सलाह देंगे। वेणुगोपाल जो कांग्रेस के किसी नेता को जानते नहीं बिहार में, अब उनके हाथ में दे दिया गया। कितने आरोप लगे हैं, मुझे लोगों ने डिटेल्स दिया, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। 5-5 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांग लिया बिहार जैसी जगह में जहाँ पर 40 सीट आपको लड़ना था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी, हमारी तो सहानुभूति है, समन्वय नहीं है सर, ये कह सकते हैं समन्वय नहीं है। क्योंकि अभी देखिए ना, जब सीट बंटवारा हो रहा था कितनी माथापच्ची हुई, और इसके बाद नॉमिनेशन तक देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर चला, और इसके बाद जाके सीट बंटवारा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 147 सीटों के रुझान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान है, हम रुझान आपको बता रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस, और इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, और ये जो नंबर से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी आगे है, 47 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चल रही है, उसी के साथ 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए सर, कांग्रेस की अगर हम बात करते 7 सीटों पर आगे चल रही है, और ये 146 सीटों का अब रुझान सामने आ चुका है। अब क्योंकि कांग्रेस क्या माना जाए कि महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी यहां पर साबित हो सकती है क्या सर? राहुल लाल सर, देखिए अभी तक के जो रुझान हम लोग को दिख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है। हालांकि 2020 जैसा प्रदर्शन तो दिखाई दे रहा है कि 2020 में वो 19 सीटों के वो उन्होंने जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस का एक बेहतर पक्ष नहीं था। 70 में से 19 वो जीती थी, अभी 60 में से 16 पे वो लगभग आगे चल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे
एनडीए खेमे को देखें तो 71 पे जदयू और 67 पे बीजेपी, यानी कि तमाम घटक दल कुछ ना कुछ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ खुद एनडीए और बीजेपी और जदयू के बीच में जो है कि वो नंबर 1 बनने की एक होड़ की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन में टेली में देखिए, अभी भी आप देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, वो अभी भी 57 पे है। लेकिन आरजेडी के साथ जो उसके तमाम जो दूसरे जो सहयोगी घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हम लोगों ने की, कांग्रेस उसके अतिरिक्त अगर हम लोग लेफ्ट का देखें, लेफ्ट का भी जो है कि वो 19 सीटों का जो है कि पिछले 2020 के चुनाव में रहा था, और वो काफी कम सीटों पे चुनाव लड़े थे और फिर भी 20 रहा था। इस बार लेफ्ट का प्रदर्शन भी कहीं न कहीं अब तक अभी पीछे दिख रहा है इस समय तक रुझानों में। हालांकि कई सीटों पे उनकी स्थिति अच्छी है, तो आगे हो सकता है कि हम लोग देखें तो कुछ बेहतर दिखे। लेकिन इस समय तक तमाम घटक दल जो सहयोग करना चाहिए, अब देखिए साहनी 15 सीटों पे है, 3 जगह पे अभी आगे दिख रहे हैं। तो इसलिए जो महागठबंधन और जो एनडीए के खेमे में जो अंतराल दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे आरजेडी को कोई दूसरी पार्टी उस तरह से सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जबकि एनडीए में तो हम लोग देख रहे हैं कि जदयू ही नंबर 1 पे चल रही है, और जिसकी पहले से संभावनाएं जताई भी जा रही थी। तो वो दोनों में एक प्रतिस्पर्धा है, और उस प्रतिस्पर्धा में देखिए नंबर्स कितने ऊपर चले जा रहे हैं, 71, 67। शुरुआत से मॉर्निंग से ये कुछ रुझान हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये भी चीजें स्पष्ट है कि वो 43 नंबर पे जो 43 नंबर पे जो खड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उस वाले चीज से तो वो आगे रहेगी। ये तो शुरुआती रुझान में, और हम लोगों को पहले से ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद से भी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से बीजेपी ने जो है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी जो है कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, तो वो उनको भी समझ में आ गया था, और सेकंड चरण में उन्होंने रणनीति बदल भी ली थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आप पूरे बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो रणनीति जो है वो समय समय पर हर दल ने बदली है, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि समय समय पर जो हवा है वो भी बदलती हुई नजर आई है। इस बीच ईशान त्यागी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ईशान जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी, जहां रुकी थी बातचीत हरियाणा पर, वहीं से इस बात को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से आपने हरियाणा का भी उस वक्त जिक्र किया था, हरियाणा के जो नतीजे सामने आए थे कि जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन बाद में नतीजे जो है बदल गए थे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 166 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। 166 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के ये जारी किए गए हैं, ये अपडेट है। 49 पर बीजेपी, 55 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि एनडीए मजबूत स्थिति में इलेक्शन कमीशन के रुझान में भी नजर आ रही है। 28 सीटों पर आरजेडी आगे है, 9 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जानकारी पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आई। 25 सीटों पर अन्य, यानी जो छोटे दल हैं, घटक दल हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 166 सीटों के रुझान है ये। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान त्यागी जी का रुख करूंगा मैं। ईशान जी, अगर हरियाणा के नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे गुटबाजी का नतीजा थे? हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, शैलजा ग्रुप पूरे चुनाव में अलग देखने को मिला, सुरजेवाला की नाराजगी जो है वो भी सबके सामने देखने को मिली कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने में आप लोगों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। देखिए, आपने भी बोला कि सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एक बयान दिखा दीजिए मुझे रणदीप सुरजेवाला जी का कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, या मेरी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनना। ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उनका एक भी बयान आप नहीं दिखा पाएंगे कि रणदीप सुरजेवाला ये बोल रहे हो जी। नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो जनता के बीच में संदेश जाता है कि रणदीप सुरजेवाला जी को कोट किया जा रहा है, लेकिन उनको आप कोट करते हुए कोई बयान नहीं दिखा पाएंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि इस तरह का बयान दिया नहीं गया है। पहली बात तो ये देखिए, मैं पहले आलोक जी की एक बात पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी तो विमान में भी काम करते रहते हैं। मैं 3 आपको ऐसे एक विपत्ति हमारे देश पे जो विपत्ति जुड़ चुके हैं। गिराज जी, पहले ही रुझानों में जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए बम्पर विक्ट्री दिख रही है एनडीए की। बिल्कुल, ये होना ही था। जब से चुनाव घोषणा हुई उस समय से ही लोगों ने मन बनाया था, जनता ने। और नेतृत्व आप देखें, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ राहुल गांधी,